हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सब लोग ठीक ठाक? ओके। तो देखो भाई, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को वेक्टर का बताया था। वेक्टर में कई चीजें आप लोगों को समझाई थी, बताई थी। और आई जे के फॉर्म भी समझ में आ गया, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। और नहीं तो इन सबके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। जब भी आपको कोई भी टॉपिक पर्टिकुलर आपको नहीं समझ में आएगा, वो आप वीडियोस डिमांड कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। और नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सारी अवेलेबल है। पावर कोचिंग IIT एंड नीट नाम से चैनल है, मेरा नाम लिखोगे तब भी खुल जाएगा। ठीक है, ओके। तो आज मैं आप लोगों को एक नई बात सिखाने जा रहा हूँ इस वेक्टर्स में। दैट इज व्हाट लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? अभी वो वाला तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक साइड पे उसको भी यूज करेंगे। अब यहाँ पे दूसरी चीज हम यूज करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ओके बच्चों, यानी कि एक वेक्टर को हम लाइन से कैसे शो करेंगे, वो यहाँ पर मैं शो करने जा रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो देखो, अब कोई भी वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एक स्ट्रेट लाइन खींचनी हमने, और उस लाइन पे लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक फोर्स है, लेट इट बी इट इज ऑफ 5 न्यूटन, एंड दूसरा फोर्स है दैट इज ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, F1 इज 5 न्यूटन। बहुत ध्यान से समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने ये खींचा प्रोपोर्शनल 5 न्यूटन के प्रॉक्स, मैंने एक अपना यूनिट ले लिया। तो 10 न्यूटन क्या होगा? जस्ट इसका डबल, अप्रॉक्स से डबल लग रहा है ना। तो ये लेंथ 5 के करस्पॉन्डिंग है, तो इसके डबल लेंथ खींचूंगा तो किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? 10 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो कोई भी वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लाइन लाइन लेना पड़ेगा, और उस लाइन की जो लेंथ होगी वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ दी वेक्टर, चाहे स्केलर। अब ये स्केलर एक्चुअल में सिर्फ, क्योंकि क्या बता रहा हूं, सिर्फ यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। अब मुझे क्या चाहिए होगा? डायरेक्शन भी चाहिए होगा। अब जैसे मान लो मुझे एक और फोर्स है F3, दैट इज 2.5 न्यूटन। अब 2.5 का मतलब क्या होना चाहिए? इस वाले का भी हाफ, क्योंकि 5 को ये रिप्रेजेंट करा तो इसका हाफ, यानी कि ये आपका हो गया दिस स्ट्रेट लाइन से खींचना है, ये क्या हो गया? 2.5 न्यूटन। तो मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर चाहे स्केलर, मैग्नीट्यूड तो स्केलर का भी होता है, वेक्टर का भी होता है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल बोला मैंने, इक्वल नहीं बोला। मतलब आप कुछ भी ले सकते हो। अब जैसे मान लो मैं 5 को इतना बनाता हूं, तो 10 क्या होगा? इसका डबल, और 2.5 क्या होगा? इसका भी आधा हो जाएगा। तो ऐसे तो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के स्ट्रेट लाइन के। तो पहली बात समझ में आ गई आप सबको? एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? नो ना? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हम लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मुझे बताना है ये चीज, ये फोर्स है, देखना फोर्स क्या है? 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड दूसरा फोर्स है F2, दैट इज 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। अब इनको मुझे लाइन रिप्रेजेंटेशन करना है। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड बताना है और साथ में डायरेक्शन भी हमें बताना है। ठीक है बच्चे, तो मैं पहले क्या काम करूंगा, ऐसा देखना, यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा। ये ईस्ट हो गया, खूब बड़ा सा खींच लेंगे। ये वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, साउथ। तो 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अब मैं लाइन खींच रहा हूं, अगर ये देखना आप लोग, यहाँ पर ये, यहाँ पर चाहे इसी में आप दिखा लो, ये रहा, दिस इज F1। व्हाट? F1 नॉर्थ की तरफ था। तो एरो हेड क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ, एंड एरो हेड इज रिप्रेजेंटिंग इट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्या है? 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। तो इसी क्वेश्चन में है वो। तो 5 का डबल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, किधर होना चाहिए? ईस्ट की तरफ। तो लगभग मैं यहाँ से इसका डबल अगर खींच दूं, तो 5
थोड़ा सा, ये हो गया बच्चों F2। तो अगर ये 5 को करस्पॉन्डिंग है तो ये उसका डबल इसके करस्पॉन्डिंग होगा बच्चों 10 के, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। तो इस तरह से इसको यहाँ पे बताना जरूरी भी नहीं था, अलग भी बना सकते थे, लेकिन ये दिखाना जरूरी था कि हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसको माना है। ये आपका F1 है, तो ये आपका क्या होगा F2, वेक्टर F1 and वेक्टर F2। If this length is 2 centimeter, तो this must be 4 centimeter, उसका डबल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड की इक्वल जरूरी नहीं है, लेकिन आप 5 करस्पॉन्डिंग टू 2 सेंटीमीटर, तो 10 करस्पॉन्डिंग टू क्या हो जाएगा, दैट इज 4 सेंटीमीटर। इफ यू आर टेकिंग दिस लाइक 3 सेंटीमीटर लेंथ को आप अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 6 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 10 न्यूटन। तभी मैंने यहाँ पर लाइन क्या लिखा था, प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्लियर बात समझ में आई? ओके, तो इस तरह से लाइन रिप्रेजेंटेशन है, और इस वेक्टर को कहीं पे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इस वेक्टर को मैं यहाँ की जगह यहाँ भी बना सकता हूँ, F1, F2 मैं यहाँ बना सकता हूँ, यानी इस वेक्टर को आप यहाँ 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 कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, बट डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। यू कैन शिफ्ट इट हियर 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 एंड हियर हियर, कहीं पर भी, और लेंथ का भी आप प्रोपोर्शनलिटी में ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बट ये है कि ऐसे का ऐसा नहीं घुमा सकते, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वेक्टर का आप डायरेक्शन नहीं बदल सकते, वैसे आप कहीं पर भी आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड। ओके बच्चों, सो इट इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पर देखो, एक मैंने इस क्वेश्चन का यहाँ बनाया कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। अब जैसे मैं एक और वेक्टर बना रहा हूं, मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी है v1 2i मीटर पर सेकेंड, v2 4j मीटर पर सेकेंड, v3 माइनस 6i मीटर पर सेकेंड, ठीक। इन 3 वेक्टर्स का हमें लाइन रिप्रेजेंटेशन बताना है। अब आपको पता है ना आई जे का मतलब क्या हुआ, आई जे मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मैं एक ही लाइन, एक ही डायरेक्शन डायग्राम बनाऊंगा, मैं ऐसे बना लेता हूं, आपने भी ऐसे ही कर लेना, एक्स एक्सिस दिस इज वाई, ठीक। चलो भाई, तो पहला 2i है, मैग्नीट्यूड 2, डायरेक्शन एक्स एक्सिस, आई का मतलब क्या बताया था मैंने, इट मस्ट बी अलोंग एक्स एक्सिस मेरे बच्चों। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 बना दिया मैंने, ये आपका रिप्रेजेंट हो गया 2, एंड दिस इज वेलोसिटी v1। एरो हेड बताएगा व्हाट इज द डायरेक्शन, एंड लेंथ ऑफ द लाइन विल गिव यू द मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट v2। किधर आएगा v2, ऊपर या नीचे? मैग्नीट्यूड कितना है 4, और j का मतलब किधर है, लॉन्ग y एक्सिस। तो v2 मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, 4 है, तो यानी जो मैंने यहाँ पर जो भी रेफरेंस लेंथ यूज किया होगा उसका डबल करना है। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो यहाँ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये v1 आ गया, तो v2 इज अप्रॉक्स डबल, तो ये लगभग लग रहा है इसका डबल है। ये आप स्केल से खींच सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और तीसरा क्या है, -6i, तो 6i -6i यानी कि इधर की तरफ, तो 2 का 2 2 4 2 6, लगभग ये रहा, 3 टाइम्स लगना चाहिए, तो मैंने अप्रॉक्स ऐसा लिया है। दिस इज योर v3 एंड दिस मैग्नीट्यूड इज 6। ये लेंथ 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 को, ये 2 को, ठीक है। तो ये मैंने तीनों वेक्टर्स को, इन तीनों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? दिस इज कॉल्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अभी मैंने बताया था कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन लाइक i j k एक्सिस,
इस तरह से मैंने समझाया था आप सबको। अभी मैंने क्या बताया आपको कि लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आपको इस तरह से लेना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सब लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये V1 V3 डन, तीनों वेक्टर्स को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। और अगर किसी को नहीं आ रहा होगा अभी समझ में, तो आप लिख सकते हैं अपना, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन, ठीक है। कोई भी अगर नहीं आ रहा है तो ओके। तो चलो अच्छा, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं मैं, इसको बता रहा हूं। देखना आपने, आई हैव गॉट वन वेक्टर 3i प्लस 4j, ये कंप्लीट वेक्टर है। 3i प्लस 4j इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है बच्चों। तो यही बना लूंगा मैं यहाँ पर, एक्स एक्सिस है। तो दिस वेक्टर हैज गॉट टू कंपोनेंट्स, दो पार्ट्स हैं। जैसे कल बताया था ना, अब इसको आगे ऐड नहीं कर सकते। एक पार्ट है दैट इज 3 along x axis, सेकंड कंपोनेंट बोलते हैं इसको, सेकंड फ्रैक्शन है, सेकंड कंपोनेंट दिस इज along j, यानी किधर की तरफ है, along y axis है। तो इस पूरे वेक्टर को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को, ये 3 वाला रहा अगर, और 4j, तो थोड़ा सा ऊपर ये 4j रहा, ये 4 और ये 3i एंड दिस इज 4j। ये तो इस वेक्टर के चूंकि दो डायरेक्शंस अलग अलग हैं, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है दो अलग अलग कंपोनेंट्स का, तो हमने ये इसका रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर, समझ में आई बात आप सबको, एनी प्रॉब्लम? तो आई होप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ आई वांट टू मूव ऑन द अदर कॉन्सेप्ट बच्चों। अब नई बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ऐड करना। ऐड करना आप लोगों को आता है बड़े अच्छे से, पिछली क्लास में किया था ना। 3i प्लस 4i कितना था, 7i। 3i प्लस 4j क्या लिखा था आपने, 7j, सॉरी 3i प्लस 4j, मतलब वो एज इट इज रह गया। तो सेम वाले जोड़ देते हैं, डिफरेंट वाले एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब देखना हमने वेक्टर एडिशंस को हम कैसे और इफेक्टिवली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं मिटा रहा हूं, तो आप लोग लिख लीजिए, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वेक्टर एडिशन, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, क्लियर। एक वेक्टर क्या रिप्रेजेंट होता है, एक वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कैसे, टेल से लेके हेड तक वो होता है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक वेक्टर ये रहा, वेक्टर ए, ठीक। ये रहा हमारे पास बिल्कुल 90 डिग्री पे वेक्टर बी। लेट इट बी, थोड़ा न्यूमेरिकल ले लेता हूं, ये 3i है और ये है 4j। अभी आई वांट टू ऐड दीज टू वेक्टर्स, ऐड करना है मुझे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या बोलते हैं, अभी नाम लिखवा देता हूं, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। तो क्या करना हमने, पहले इस वेक्टर को एज इट इज बना लो भाई, ये आ गया, ठीक। दूसरा वेक्टर जब यहां पर जिसका हेड खत्म होता है, वहां से उसकी टेल स्टार्ट कर दो, टेल को ज्वाइन कर दो इसके हेड से, और जैसा था वेक्टर वैसा ही बनाना है। मतलब एक के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन करना है। मान लो ये दो वेक्टर्स है, ये और ये, आई वांट टू ऐड देम। एडिशन का मतलब क्या रहा भाई, जुड़ गया ना। अब जो फाइनल वेक्टर मिला, ये बात समझने वाली है। देखो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, दोनों वेक्टर्स का मान लो मैग्नीट्यूड 3 और 3 है। आई वांट टू ऐड दीज टू वेक्टर्स एंड आई वांट टू फाइंड देयर रिजल्टेंट। तो क्या करूंगा मैं, एक जोड़ने का मतलब ऐसे जोड़ेंगे, एक का जहां पे हेड खत्म होता है वहां से उसका टेल ज्वाइन कर दो, ये दोनों जुड़ गए, एक हेड और एक टेल मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब जो रिजल्ट मिला आपके पास, उसका टेल कहां पर है, ये रहा, और हेड कहां पर है फाइनल, वो ये रहा। तो नया जो रिजल्ट मिला, जो इन दोनों का ऐड करके आया,
वो जो वेक्टर है वो ये वेक्टर है जो आपके सामने अब दिख रहा है। ये वेक्टर था, ये वेक्टर था, दोनों वेक्टर्स को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, हेड और टेल को ज्वाइन कर दिया आपस में, जैसे ट्रेन में नहीं एक के डिब्बे से दूसरे डिब्बे को जोड़ देते हैं, तो ये बन गया। फाइनल जो वेक्टर आपको दिख रहा है उस वेक्टर का टेल कहां पर है बच्चों, यहाँ पर, और हेड कहां पे, ये रहा। दिस इज द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इसको हम और भी बोलते हैं क्या, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर ए एंड बी। अब इसका मैग्नीट्यूड देखो, डायरेक्शन तो पता चल गया, डायरेक्शन तो बदला नहीं, वही डायरेक्शन है दोनों का। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोई बता सकता है, लिख के बताओ अगर कोई बता सकता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट। ए प्लस बी को जब जोड़ते हैं उस जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। व्हाट वी से, रिजल्टेंट वेक्टर। बताओ मैग्नीट्यूड कितना आता है, कोई बताएगा, एनीबॉडी, जल्दी। नहीं, ये 3 था, ये भी 3 है, अब तो बता लोगे। दोनों वेक्टर 3 और 3 थे, और जुड़ने के बाद जो फाइनल वेक्टर मिला बच्चों उस वेक्टर का, यस, उस दिलप्रीत बिल्कुल सही जवाब, ईशान परफेक्ट। हाँ आई भी, चलो अच्छा, डायरेक्शन भी, डायरेक्शन पूछा नहीं था लेकिन फिर भी। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को तो मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो ये 3 था, ये 3 था, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। 6 इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इज इट क्लियर टू यू। तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा समझना, इस बात को आगे भी बताना मुझे। तो यहाँ पे 6 आ गया, और डायरेक्शन क्या था, दोनों का सेम था। तो ये भी अगर आई था, ये भी आई था, तो कितना हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी 6i। ठीक, डन। अच्छा, अब यहां पर कहानी है, ये 3i है, ये 4j है। अगर मैं सिर्फ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखूं तब तो यही लिखूंगा ना, व्हाट इज रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो व्हाट इज योर रिजल्टेंट, दैट इज इक्वल टू 3i प्लस 4j। तो ये आंसर हो गया। इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म, इन द वेक्टर फॉर्म कि व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, तो क्या बोलेंगे 3i प्लस 4j। वहां पे देखो ये भी 3i था, ये भी 3i था, तो दोनों मिलके क्या बन गए थे, 6i हो गया था। लेकिन अब इनको जोड़ नहीं सकते, आपको पता है अच्छे से, आपने पिछले क्लास में किया था ना। तो वी कैन नॉट ऐड दिस टू। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का भी इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। बट आई वांट टू फाइंड स्पेशली मैग्नीट्यूड को अलग करना चाहता हूं, डायरेक्शन या दोनों अलग अलग इन्वॉल्व है, आई वांट टू सेपरेट देम। ठीक है, और उसके लिए मुझे एग्जैक्टली लेंथ चाहिए। तो देखो दोनों वेक्टर से, दोनों को मैंने ऐसे जोड़ दिया। जब ऐसे ज्वाइन हो गया दोनों, अब टेल कहां पे दिख रहा है, ये तो पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट तो हो गया न्यूट्रलाइज। मैं ऐसे दिखाता हूं, थोड़ा वेक्टर बना ही लेता हूं। ये है दो वेक्टर्स, ये एरो हेड इधर, दूसरा ये रहा। जब ये दोनों जुड़ गए थे ऐसे, ये वेक्टर खत्म, ये टेल और ये हेड था। अब ये ऐसे हैं, ये खत्म, न्यूट्रलाइज हो गया पॉइंट। टेल कहां पे दिख रहा है, ध्यान से देखना, ये टेल है, और हेड कहां पे दिख रहा है आपको, ये। तो जो ये टेल से हेड तक का ये जो लाइन होगा, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। समझ गए। तो ये क्या रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर यहां से यहां तक। यानी कि जब ये ज्वाइन हो जाते हैं तो आपका टेल ये रहा, हेड ये रहा, तो आपको यहां से यहां तक का एक स्ट्रेट लाइन आपने खींचना है। दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, एंड ये रहा, ये जो हमने निकाला। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, इस लाइन का जो लेंथ होगा वही तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, है ना। लाइन का जो लेंथ होगा वही मैग्नीट्यूड बताता है वेक्टर का। यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में था, अब मैं इकट्ठा निकालना चाहता हूँ उस लाइन का लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। बिल्कुल सही जवाब उत्कर्ष। तो क्या करेंगे भाई, अब ये पता, ये कितना था, इसका मैग्नीट्यूड 3 था, ये 4 था, और आप सब लोग बचपन से जानते हो पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, तो मैं ऐसे लिख दूं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, बोलो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल सही जवाब। तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है। वेक्टर को मैग्नीट्यूड में ऐसे लिखते हैं ना, आर लिखते हैं या मॉड आर लिखते हैं, दोनों बातें मैंने बता रखी है। तो आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड कितना है भाई
3 का स्क्वायर और b का मैग्नीट्यूड कितना है 4 का स्क्वायर, तो दिस इज 3 स्क्वायर एंड फ्रेंड्स दिस इज स्क्वायर, so r is equal to under root 9 plus 16 that is equal to under root 25 that is equal to 5 जो भी होगा। अब यहां पर जो मैंने निकाला 5 is the magnitude of this resultant, यानी कि mod r या सिर्फ r ये कितना है 5। ठीक, इकट्ठा कर लिया। कल तक आपने सीखा था सर इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, वो अलग है, वो अलग है, इसको ऐसे छोड़ दो। वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे ही छोड़ना है, कंपोनेंट फॉर्म बोल दो, वेक्टर फॉर्म बोल दो, क्वाड्रेट फॉर्म बोल दो, बट एग्जैक्टली अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो आप ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। अभी मैंने ट्रायंगल लॉ का डेरिवेशन नहीं किया है, ठीक है, अभी मैंने समझाया है कि हम दोनों वेक्टर्स को इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से मैं दो तरीकों से बता रहा हूं, देखो ये था रिजल्टेंट, ये हो गया, ये था रिजल्टेंट, ये हो गया। मान लो ये होता, क्या होता रिजल्टेंट, यहां से ये, मतलब टेल और फाइनल हेड जो दिख रहा है। डिस्प्लेसमेंट आपको याद है ना, बट डिस्प्लेसमेंट को माइंड में सेट रखो, समझ लो वेक्टर में मैक्सिमम चीजें आप खुद ही कर पाओगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही क्या कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बता सकते मुझे बेटे, यहाँ पर सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बता सकते हो। डायरेक्शन अगर निकालना है तो ये वेक्टर का बता सकते हो, ये एंगल कितना है अल्फा, मतलब वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है वो बता सकते हो, न कि आप आई है कि जे है, इसको आई जे के फॉर्म में लिखना है तो फिर यही आंसर है। इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में इस वेक्टर का ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक, लेकिन मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये आ गया। अब आपको चाहिए कि भाई बताओ एंगल कितना बना रहा है विद वेक्टर ए, तो क्या होगा बताओ भाई, tan थीटा बता दो, पढ़ लिया ना ट्रिग्नोमेट्री में, tan थीटा क्या होता, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री अभी तक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं पढ़ा होगा ये, ये होता वैसे है, tan थीटा इज 4/3, यस, और 4/3 इसकी वैल्यू जानते हो कितना है इस एंगल की, इसका वैल्यू होता है 53 डिग्री, ठीक है, पता है ना, 37 एंड 53 के बारे में बताया टीचर्स ने आपके, मैथमेटिशियन लोगों में। चलो अभी बता दूंगा मैं इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं। ये चलो छोटी सी बात है यहाँ बता देता हूँ, जब भी ट्रायंगल ऐसा है देखना, मैं बता देता हूँ, याद रखना ये फिजिक्स में यही वाला ज्यादा लेंगे। ये ट्रायंगल है, ये 3, ये 4 और ये 5, 3 4 5 वाला ट्रायंगल होता है, और ये सामने 37 होता है और ये 53 होता है। जैसे मैं बोलूं साइन 37 कितना होगा, साइन 37 की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम ये फिक्स होता है 3 4 और ये 5, 3 के सामने वाला 37, 4 के सामने वाला 53, तो साइन 37 की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा 3/5, साइन की वैल्यू पता ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो दिस इज 3/5। cos 37 कितना होगा 4/5, tan 37 3/4, साइन 53 यहाँ पर है, साइन 53 तो ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस से, तो 4/5, cos 53 3/5, tan 53 4/3, ठीक है ना। तो ये इस तरह के ट्रायंगल होता है 3 4 5 वाला, फिजिक्स में यूज होगा, ये बना लेना, वैसे तो यहाँ पर आ ही गया है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या तो इसको लिख लेना, ठीक है। तो ये आ गया आपका थीटा इज 53 डिग्री। भाई देखो आपको ये तो पता चली गया होगा, साइन 45 कितना होता है, 60 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री पता चल चुका कि नहीं अभी ये तो पता चल गया होगा। तो उसी तरह का ये डिफरेंट एंगल्स वाला है, ओके, तो समझ गए बच्चों। तो व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, फिर से ठंडे दिमाग से सुन लो एक बार, ये वेक्टर का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं स्पेशली या आपने भी मैक्सिमम फिजिक्स की जो प्रॉब्लम्स करनी है वेक्टर से रिलेटेड, वो ये फॉर्म सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर आप, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गया और ये रहा इसका मैग्नीट्यूड विद एंगल,
और ये रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म, कंपोनेंट सिस्टम फॉर्म। अच्छा ठीक है, और इसका भी मैंने रिजल्टेंट निकालना सिखाया था आपको पिछले क्लास में, आपने ये भी सॉल्व किया था ऐसे वाले का भी। तो कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? अंडर रूट क्या किया था हमने उस समय भी, डिस्प्लेसमेंट निकाला था, याद है ना, v का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और वही तो यहाँ पे किया, यहाँ पे वही किया था ना। अभी 5 कैसे आया था? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो मैंने डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन करवाया था, ये कल बताया ना, डिस्टेंस बताओ डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना समझ लो। तो 3i और 4 जैसे ही आ गया, बल्कि ये कंपोनेंट और होता, अगर k वाला भी होता तो प्लस उसका भी स्क्वायर कर देते। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो डायरेक्ट, ये भी मैं इस तरीके से निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब जरा एक इंपॉर्टेंट बात देखना आप सब लोग, यहाँ मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ पे शायद तुम लोग लग जाओ थोड़ा सा। आई जे के कंपोनेंट्स है तो दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वहां तो अंडर रूट ही करना है। जैसे मान लो वेक्टर ए है, फिर से देखो एक बार, वेक्टर ए इज 3i, वेक्टर बी 4j, वेक्टर सी इज 5k। अब मैं बोलता हूँ फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, तीनों का रिजल्टेंट मतलब मुझे ये निकालना है। रिजल्टेंट बोलने का मतलब ये है इन तीनों का हमें सम करना है। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो हमारा आंसर यही आ जाएगा ना, 3i प्लस 4j प्लस 5k, है ना। बट आई वांट टू फाइंड मैग्नीट्यूड, बताओ जरा कितना आएगा मैग्नीट्यूड, देखिए आपको समझ में आया कि नहीं, सब लोग लिख के बताओ जल्दी से, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? अंडर रूट 30, 50, देखो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 16, 25, 25 और 25 50, ये होगा। और लिखना चाहो तो आ जाएगा 5 अंडर रूट 2, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर आया ये, इसका ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक, तो मैं ऐसे डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व, मिटा रहा हूं उसको मैं। देखिए एक वेक्टर ये रहा मेरे पास ए, ये रहा वेक्टर बी, and it is making angle theta, थीटा एंगल बना रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकल नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा है। आई वांट टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, यानी आई वांट टू ऐड दिस टू वेक्टर्स। तो कैसे करूंगा एडिशन? ए और टेढ़ा लग रहा है ना, और बी को एज इट इज इसके हेड से उसके टेल को जोड़ना है। दिस इज वेक्टर बी, और ये एंगल थीटा, जितना एंगल था उससे एंगल ज्वाइन कर दिया। ठीक, व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्टेंट? ये टेल एंड दिस इज योर हेड, ये मिलाना है आपने। ये रहा आर वेक्टर, और ये लेंथ निकाल लोगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी है। आई वांट टू फाइंड दिस लेंथ। अब भैया ये राइट ट्रायंगल तो है नहीं, क्या आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे? है क्या राइट ट्रायंगल? नहीं है ना। अब क्या करें हम,
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, डेरिवेशन है ट्रायंगल लॉ का। तो कभी भी राइट ट्रायंगल नहीं है तो कैसे बनाएंगे राइट ट्रायंगल, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहाँ से बेस। अब ये कंप्लीट राइट ट्रायंगल हो गया, ठीक। नाम लिख लो इनका कुछ भी, ट्रायंगल देख रहे हो ना, नाम क्या लिख दूं, एम एन ओ पी एस ए, ठीक है। अब ये एम एन पी राइट ट्रायंगल नहीं था, लेकिन एम ओ पी द राइट ट्रायंगल, हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये निकालना है मुझे। तो अब राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, बट आई नीड टू फाइंड दिस एंड दिस। तो इन ट्रायंगल एन ओ पी में, इस ट्रायंगल में देखना, ये एक्स है और ये मान लिया वाई है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ बी के बराबर, तो एक्स अपॉन बी किसके इक्वल होगा बच्चों, cos थीटा के। तो एक्स कितना हो जाएगा, बी cos थीटा। सेम इसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा के, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, b sin थीटा, ठीक। आ गया, ये पार्ट भी आ गया, ये पार्ट भी आ गया, और ये लेंथ पता है ना, a है, ये लेंथ कितना था, b था। अब इस ट्रायंगल में निकालना चाहता हूं, तो जरा देखना, और लिखने का तो चलो स्टाइल आप सबको पता है, कौन से ट्रायंगल एम ओ पी, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ये बेस क्या होगा, a प्लस एक्स होगा कि नहीं, यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक क्या हो गया, x प्लस ये परपेंडिकुलर, दैट इज y स्क्वायर। ध्यान से देख लें, और आप लोग इतने होनहार हो कि आई डोंट रिक्वायर फर्दर थिंग्स, आप खुद इन चीजों को कर पाएंगे, ठीक है। बस x और y की वैल्यूज पुट करनी है, सब लोग सॉल्व करना शुरू हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या आएगा आंसर। देखिए, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, बी कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस वाई क्या है, ठीक है, बी साइन थीटा का स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस स्क्वायर, यह है। तो आर स्क्वायर आ जाएगा, देखना इसको होल स्क्वायर बोल दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस यहाँ पर क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी तुम लोगों ने, थोड़ी बहुत भी। अब ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर जुड़ जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डायग्राम मिटा रहा हूँ, या इधर मिटा दूं, इधर मिटाऊं, चलो यहाँ मिटा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये देखना, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो ये बना आपका। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ये रहा, ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, दिस इज द रिजल्टेंट। ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यहां से यहां तक का लेंथ ये चीज बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ, एनालिटिकल मेथड बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ मेथड बोलते हैं। तो रिजल्टेंट निकाला है डिस्प्लेसमेंट वाला तरीका आई जे के वाला, और दूसरा आप इस तरह से दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऐसे निकाल सकते हो। ये डेरिवेशन आपके स्कूल एग्जाम में भी आता है, आप इसको क्लिक कर सकते हो, कंप्लीट डेरिवेशन मैंने करा दिया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत
लेट लूट ये सब करना पड़ता है, तो वो हम लेटर ऑन करते हैं बच्चों। तो आज की क्लास में मैंने आपको ट्रायंगल लॉ बता दिया और मैंने बताया कैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं। कॉन्सेप्ट माइंड में रखना, क्योंकि सिर्फ आप ये रट्टा मार के कुछ नहीं बनेगा इस चैप्टर में, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या होता है। तो चलो आज इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं ट्यूसडे को विद द सेम टॉपिक। वेक्टर आगे कंटिन्यू करेंगे, समझते चलना, प्रैक्टिस करते चलना, देखना अगर बुक्स आपके पास होगी तो ट्रायंगल लॉ वगैरह, ठीक है बच्चों। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं ट्यूसडे।